अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज जो है ना, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, नॉन करंट एसेट। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है पीछे भी पढ़ चुके हैं कि नॉन करंट एसेट्स आपको पता है लॉन्ग टर्म यूज होते हैं बिजनेस में, और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ठीक है। और ये 1 ईयर में कन्वर्टिंग कैश के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है। तो पीछे हम पढ़ चुके थे नॉन करंट एसेट्स के बारे में, करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा था कि ठीक है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन विद इन 12 मंथ्स, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर देन 12 मंथ्स। वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में, और डिटेल से हमने इनकी टाइप्स वगैरह पढ़ी थी कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना, नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन के हवाले से, कि नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यानी एक्सपेंस के तौर पर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ मैं अभी बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर का स्केच ही होगा एक किस्म का, तो हम फिर वो चैप्टर के डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स है, मैंने कहा आपने 10 लाख का लिया है। ठीक है। एक मशीनरी है जिससे आप वुड जो है ना, वुड को प्लेन करते हैं, कट करते हैं। ठीक है। उसको शेप देते हैं, लकड़ी को शेप देते हैं। मशीनरी आपने ली है, ये मशीनरी है। ठीक है। तो इसमें आप वो वुड को शेप वगैरह देते हैं, ये आपने 10 लैक्स की ली है। ठीक है। तो आपका यानी एज्यूम है कि ये मशीन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स भी ना करें, 5 ईयर्स चलेगी। ठीक है। 5 ईयर के बाद आपको बिजनेस में अगर कंटिन्यू रहना है तो न्यू मशीन परचेज करना पड़ेगी। ठीक है। क्लियर है? क्योंकि आप प्रॉफिट, आपका बिजनेस क्या है? वुड को शेप देना, देन आगे वुड सप्लाई कर देना। ठीक है। वुड को प्लेन करके आगे सप्लाई कर देना। तो जाहिर सी बात है, आपने मशीन 10 लाख की ली है, कुछ सोच के ली हुई है भाई, ये हमें प्रॉफिट देगी। ठीक है। हर साल आपको प्रॉफिट देगी। तो जाहिर है, हर साल आपको प्रॉफिट दे रही है मशीन, तो मशीन का भी तो यानी कुछ लग रहा है ना, मशीन पे भी तो कुछ कॉस्ट आ रही है ना, मशीन भी तो घिस रही है ना। वो जाहिर है, 10 लाख की मशीन आप कह रहे हो चलेगी भी 5 साल। ठीक है। तो 10 को 5 से डिवाइड करो तो हर साल इसकी वैल्यू 2 लाख से डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसके बदले में एक्सपेंस भी तो रिकॉग्नाइज करना है ना। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि इनकम के बदले एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो कि किस एक्सपेंस के बदले ये इनकम जनरेट हो रही है। आपका ऐसा बिजनेस है तो आप एक्सपेंस क्या जनरेट करोगे, यानी रेवेन्यू आपका समझ लो, आप जो है हर साल जो है इस मशीन से यानी 4 लाख अर्न कर रहे हो। ठीक है। 4 लाख अर्न कर रहे हो, तो एक्सपेंस यानी कितना आ रहा है आपका, आपको कैसा, यानी हर इनकम के बदले में एक्सपेंस तो होता है ना, वो कहाँ से लोगे आप? 10 लाख इकट्ठे तो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते ना, ये तो एक साल का आपको इनकम आ रहा है। तो आप कहोगे भाई ये एक्सपेंस है आपका 2 लाख हर साल, जो मशीन आपकी यानी यूज हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोड्यूस करने में, वो 2 लाख से मशीन पे खर्चा आ रहा है, क्योंकि 4 साल बाद यानी 8 लाख पे खत्म हो जाएगा, हमें न्यू मशीन लेनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? जिसको ये पॉइंट समझ आ गया ना, उसको काफी बातें यानी समझ आ गई हैं। ठीक है। 2 लाख जो होगी वो एक्सपेंस के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एक्सपेंस होता है, जिसके बदले में वो मशीन हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो एक्सपेंस के बदले में रेवेन्यू, रेवेन्यू के बदले में एक्सपेंस, ये एक्रूअल प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो ये 2 लाख क्या है, यानी इसकी डेप्रिसिएशन, स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। स्प्रेडिंग, पीछे भी आपको डेफिनेशन बता चुका हूं डेप्रिसिएशन की। कॉस्ट ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है। एनसीए ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या होता है? डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? 10, यूजफुल लाइफ क्या है? 5, इसको स्प्रेड करो तो 2 लाख पर ईयर बनती है, इसकी डेप्रिसिएशन बनती है। ठीक है। या कंजप्शन ऑफ एसेट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर टू जनरेट रेवेन्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन। किसी भी वे से आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। तो देखें तो
विच विल बी यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड सच एज डिलीवरी वेन और बिल्डिंग। ठीक है, ये रीड कर लेना। IAS 16, ये देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, ये किससे डील करता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से। ठीक है, तो ये नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो नॉन करंट एसेट्स की एक कैटेगरी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे ये IAS 16 डील करता है, वो सब कुछ बताता है। ये डिटेल आप इनकी नेक्स्ट जो है ना बुक्स में पढ़ते जाएंगे। क्या क्या बताएगा नॉन करंट एसेट्स के बारे में, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या है? ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई कि स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, कि एसेट की 10 लाख कॉस्ट है, उसको उसकी यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करो, हर साल का जो बनेगा वो डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन में ये द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या फिर दूसरी मैंने ऊपर बताई थी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर दैट ईयर। ठीक है, कि एसेट की जो कॉस्ट, एसेट जितना कंज्यूम हो रहा है आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने में, यानी जितना आपको रेवेन्यू जनरेट करवाने में, तो वो जो उसकी कंजम्पशन कॉस्ट है वो उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, tangible non-current assets that have been consumed during the period। ठीक है, तो ये एसिड कंजम्पशन में राइज क्यों कंजम्पशन होती है एसिड्स की? एक तो हम उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, मशीन को यूज करते रहें तो वो फिर ज़ाहिर है पुरानी होती रहती है। दूसरा पैसिंग ऑफ टाइम, पैसिंग ऑफ टाइम से कैसे? ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग लीज पे ली हुई है, 10 साल लीज यानी रेंट पे लेके रखी हुई है और उसमें बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है? यानी 10 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको 10 साल के लिए लेके रखा हुआ है ना, तो वो 10 साल पे उस प्रॉपर्टी की कास्ट डिवाइड होती रहेगी। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस होता है फैशन या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उस चीज का पुराना हो जाना। फिर ठीक है, फिर मजबूरन ही आपको नई मशीन खरीदनी पड़ती है। जैसा कि मैंने ऊपर वुड वाली एग्जांपल दी कि उसी को कंटिन्यू करें, तो पहले जो वुड वाली थी मशीन जी, वो हैंड वुडन थी। ठीक है, हैंड यूज्ड थी, यानी हाथों से हम बहुत ज़्यादा उस पे यानी वर्क करते थे, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के लकड़ी को यानी प्लान करते थे। लेकिन अब वो पुराना हो गया, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम हो रहा है और लेबर की भी कास्ट बहुत ज़्यादा लगती है। अब नई मशीन आई है, तो जो सिर्फ जो है मशीन के अंदर यानी वुड डालें तो वो आगे से अपनी शेप में निकलती है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्सोलीसेंस भी हो जाए तो हमें फिर नई मशीन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, फॉर एग्जांपल प्लांट और मशीनरी और स्पेशलाइज्ड नेचर कैन क्विकली बिकम ऑब्सोलीट, यानी पुरानी बिल्कुल खत्म होने के काबिल यानी आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, तो एंड विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय मोर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। फिर होती है जी कंजम्पशन की कैटेगरी में डिप्लीशन। ठीक है, कंजम्पशन की क्यों जरूरत पेश आती है और क्यों यानी फिर यानी हमें चेंज करना पड़ता है प्रोडक्ट। डिप्लीशन से मुराद यानी खत्म होना, रिसोर्सेज वसाइल का खत्म होना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ क्वेरी, क्वेरी होता है यानी कान कुनी वाली जगह पे, मिसाल के तौर पर ये लैंड का हिस्सा है ना, तो यहाँ से आप कोई पत्थर निकाल रहे हैं जैसे संगमरमर, लाइमस्टोन्स। ठीक है, इसी तरीके से और कीमती मादनियात मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो एरिया आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको पता है इस एरिया से मैं सिर्फ 2 साल तक मटेरियल निकाल सकूंगा, 2 साल बाद यहाँ पे मटेरियल कोई भी नहीं बचेगा। तो वो उस एरिया की जो होगी, वो लैंड जो होगी, उसकी जो क्या कहते हैं यूजफुल लाइफ 2 इयर्स होगी। तो वैसे वैसे लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती है। लैंड अगर आपकी लैंड इसी तरह पड़ी हुई है तो वो उसकी इनफिनाइट लाइफ है, इनफिनाइट लामहदूद, क्योंकि वो कभी वेस्ट नहीं होगी। आपकी लैंड लैंड पड़ी हुई है आपके सामने, तो वो आपकी जमीन जायदाद है। ठीक है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो depreciation and accruals, based on accruals concept, cost और match to the benefits they help to create, ऊपर आपको बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन की कास्ट क्या होती है? डेप्रिसिएशन की कास्ट वो कास्ट होती है, जो एसेट की वो कास्ट होती है जो आपको बेनिफिट जनरेट करने में हेल्प करवाती है, क्योंकि एसेट को आप यूज करते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, विच एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड, कौन सी फिनाइट लाइफ वाले, फिनाइट लाइफ जिनकी कोई लाइफ लिमिट हो, यानी जिसकी कोई लाइफ हो 10 साल, 20 साल, 50 साल। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइफ हो 100 साल, जिसकी लाइफ की एक मुद्दत हो, जिसको हमें पता है ये एसेट खत्म हो जाना है। ठीक है, तो उसकी होती है डेप्रिसिएशन। जिसकी इनफिनाइट लाइफ होना, इनफिनाइट लाइफ से मुराद है लामहदूद, लामहदूद इनफिनाइट, इनफिनाइट चीजों की डेप्रिसिएशन नहीं होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होती है, याद रखना, ज़हन में रखना। जैसे लैंड, लैंड लास्ट फॉर एवर, सो इट शुड नॉट बी डेप्रिसिएटेड अनलेस इट इज बीइंग एज माइन और क्वेरी। ठीक है, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, एक्सेप्शन है।
तब होती है अगर आप उसमें से कानूनी या मादनियात वगैरह निकाल कर लैंड को बिल्कुल बेकार कर देते हो। अब वहां पे आप रह नहीं सकते, तो यानी कुछ भी आपका पर्पज नहीं यूज हो सकता। यानी गड़े से गड़ा इतना यानी सुरंग सी खोद देते हो ऐसी कि वहां पे ना घर बनाया जा सके ना कुछ किया जा सके और किसी पर्पज के लिए यूज ना हो सके, तो वो लैंड की वैल्यू खत्म हो जाती है क्वेरी से। समझ आई? तो वैसे लैंड डेप्रिशिएटेड नहीं होती। क्लियर? डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज की जाती है। ये स्टेटमेंट्स एक एक की जहन में रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं वो इज डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज, तो आपने कहना है इज डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग इन वैल्यू। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 20 लाख हो गई है, तो क्या फिर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? भाई ऑलवेज चार्ज होगी। क्लियर? ठीक है। तो एस्टिमेशन डेप्रिसिएशन की स्पेस पे होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एस्टिमेट्स होता है, और ये एस्टिमेट्स अकाउंटेंट्स लगाते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर मेरे पास जो लैपटॉप है ये 3 साल चलेगा। ठीक है, तो ये फिर ये नहीं, इसका मेरा अंदाज़ा ये नहीं होना चाहिए कि अब 15 साल में इस लैपटॉप को चलाऊंगा जी, या जो है सिर्फ ये मेरे पास 6 मंथ चलेगा जी। ठीक है, अंदाज़ा एक एस्टिमेट जो होता है बड़ा सोच समझ के उस चीज़ के मुताबिक लगाया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। पीछे भी मुझे लगता है मैंने आपको फार्मूला बताया, चलिए फिर ये फार्मूला देख लें। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के कितने अरसे तक उस एसेट की लाइफ है। कॉस्ट आपको पता है जिस कॉस्ट पे वो खरीदा है। रेजिड्यूल वैल्यू अगर 5 सालों बाद यानी बिल्कुल खत्म हो गया, तो रेजिड्यूल वैल्यू वो वाली वैल्यू जो स्क्रैप, जिस पे हम स्क्रैप कर सकते हैं। अब मेरा ये लैपटॉप है, ये अब बेकार हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक है, तो मैं जो है कहता हूँ ये फिर भी 10,000 का सेल हो जाएगा, मेरे यूज़ का नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है मुझे कुछ और एडवांस वाला लैपटॉप लेना होगा, तो ये पुराना हो जाएगा और बहुत घिस वगैरह जाएगा, इसके टच सेंसर से ही काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये फिर भी 10,000 का सेल हो जाएगा। तो ये जो 10,000 सेल हो जाएगा, जो मुझे पता है 100% श्योर हूँ, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है या रेजिड्यूल वैल्यू है। तो इसकी कास्ट समझ लें, अगर मैंने 50,000 का लिया था, तो ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। समझ आई? तो यूजफुल लाइफ में इसको अज्यूम करता हूँ ये 4 इयर्स तक मेरे पास रहेगा, मैं इसको यूज कर सकता हूँ आराम से। तो अब मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन निकालो, तो बिल्कुल इजी, कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, तो यूजफुल लाइफ कितनी है 4 इयर्स। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरी डेप्रिसिएशन आती है 10,000 पर ईयर, 10K। अंडरस्टूड? क्लियर होना चाहिए ये तीनों पॉइंट। तो जिसकी रेजिड्यूल वैल्यू नील होगी, आप सीधा कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करोगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो मैं कहता हूँ मेरे इस एसेट की 50,000 डिवाइडेड बाय 4 है, रेजिड्यूल वैल्यू नील है, क्योंकि ये किसी भी सूरत सेल नहीं हो सकेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देख लें 125 12,500 इसकी पर मंथ पर ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड होना होती है स्ट्रेट लाइन। अब डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड अदर वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज दैट वन डेप्रिसिएशन दैट नेवर चेंज पर ईयर। ठीक है, नेवर चेंजेस पर ईयर जो वाली डेप्रिसिएशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है, वो स्ट्रेट वे सेम ही रहती है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम पर ईयर, ऑलवेज रिमेन्स द सेम पर ईयर। ठीक है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स होता है, चेंज नहीं होती है। जैसा कि मैं कहता हूँ ये वाली मैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से आप मेरे लैपटॉप की डेप्रिसिएशन निकाल के दें, ये 10,000 आई है फर्स्ट ईयर में, तो ये नेक्स्ट 4 ईयर में भी 10K 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 होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। अब मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस से मेरे लैपटॉप की आप डेप्रिसिएशन निकाल के दें। रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग वर्ड ही वोकैबुलरी को देखो, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मेथड डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग हर ईयर रिडक्शन होती है डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। इन द अर्ली ईयर्स मोर डेप्रिसिएशन इज चार्ज एंड इन द
नेक्स्ट ईयर्स लेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, दिस मेथड इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैं आपको कहता हूँ मेरे लैपटॉप की आप फाइंड करके दें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। हाउ विल यू फाइंड? ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस का क्या फार्मूला होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया, नेट बुक वैल्यू से आप यूजफुल लाइफ डिवाइड करते हो। ये देखो, ये ऊपर वाले की है, कास्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू। तो जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी सेम ही होती है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल करवाई है, आपने भी ये एक्टिविटी खुद अटेम्प्ट करनी है। assumes that benefits of using an assets are greater in earlier years। ठीक है, तो अर्लियर ईयर्स में बेनिफिट हम कहते हैं कि ज्यादा एसेट से वसूल होते हैं, इसलिए कॉस्ट भी उसकी ज्यादा चार्ज की जाती है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर दिस मास्टर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ परसेंटेज टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ज्यादातर ये परसेंटेज ही दी जाती है, जैसे 20%, स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं, 20% अगर दिया है ना, तो कहते हैं 20% की बेस पे आप स्ट्रेट लाइन पे हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दो। सेम मेथड है भाई, कोई परेशान नहीं होना है। 50,000 मेरे लैपटॉप की कैसे वैल्यू है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, माइनस किया 40,000 आया, तो 20% से क्या मुराद है, 20% कर दें 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 8,000 पर ईयर, 8,000 पर ईयर। ठीक है, 8,000 पर ईयर, ये हर साल सेम रहेगी। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस में होता ये है, पहली तो डेप्रिसिएशन हमेशा सेम होती, कास्ट, ये मल्टीप्लाई बाय, समझ लो मेरे लैपटॉप की कास्ट है जी 50,000। ठीक है, अब जो है डेप्रिसिएशन है जी 20%। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20%, 10,000 आई, 10,000 आई ना इसकी डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ ये ईयर वन में इतनी डेप्रिसिएशन है, ईयर टू में कितनी डेप्रिसिएशन होगी, ईयर टू में हमेशा यहाँ पे नेट बुक वैल्यू होगी। जो आप रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन, अब नेट बुक वैल्यू क्या होती है, आप करते हो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू यानी अभी एसेट की वैल्यू कितनी है, अभी एसेट की वैल्यू कितनी है उसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू यानी 1 साल के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रही, 2 साल के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रही, वो नेट बुक वैल्यू उस साल में एसेट की जितनी वैल्यू होती है। ज़ाहिर है अब 1 साल गुजर गया, अब एसेट की वैल्यू 50,000 तो नहीं ना रही, 10,000 कम हो गई है। ठीक है, 50,000 माइनस 10,000, तो कितनी बची है, 40K। 40,000 उसकी नेट बुक वैल्यू है, 40K मल्टीप्लाई बाय 20%, तो देखो तो यहाँ पे आया 8,000, 8K डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 है, दूसरे ईयर में 8K है। देखना तीसरे ईयर में इससे भी कम होगी, कैसे देखो तो, अब क्या है कास्ट आपकी 40K माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या है 8K, तो आपकी क्या बच गई है 32K। नेट बुक वैल्यू 32K फॉर द ईयर थ्री। ईयर थ्री को देखो तो 32K मल्टीप्लाई बाय 20%, तो अब हो जाएगी 6,400 आपकी डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में। देखो रिड्यूस हो रही है पर ईयर, हर ईयर में रिड्यूस हो रही है। अंडरस्टूड, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्लियर? तो ये आपने करना है। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन सोल्ड अमाउंट आपके लिए फिल वक्त इरेलीवेंट है, आगे यूज होती है। तो कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड सेम है, कोई मसला ही नहीं है। तो यानी जैसे आप करते ऊपर हमने सिंपल किया ना, वही प्रोसेस है, और कुछ भी नहीं है। ये रीड करना है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो बाज़ औक़ात तो हम ये करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लैपटॉप लिया 50,000 का, तवज्जो से सुनना, ये सुन लिया, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। लैपटॉप की परचेज प्राइस क्या, कॉस्ट है 50,000 जी। ठीक है, मैंने कब लिया जी, मैंने लिया समझ लें मार्च 2022 में, मार्च 2022 में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर?
ठीक है, मार्च 2022 में लिया, तो मैं उसको सेल कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। आज क्या है, जनवरी, जनवरी फरवरी है, चलो जनवरी 2024 में मैंने उसको सेल करना है। ठीक है, सेल करना है, चलो मैंने 40,000 में। सेल कितने में करना है, मुझे अच्छी ऑफर हुई तो मैं कहता हूँ यार सेल कर दो। ये चीजें जेन में आ गई। अब एक जो मेथड है, वो मेथड है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। ऐसे एसेट के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अगर कहें ये कुछ दे के, तो कह रहे हैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो क्या करना है आपने, ईयर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ईयर एंड हमेशा याद रखना। ठीक है, ईयर एंड मेरा है 31 दिसंबर, यानी जिस पे अकाउंट बनने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस पे बनने होते हैं, जिस ईयर को देख के। तो मेरा स्टार्टिंग ईयर कौन सा होगा, जाहिर है 1 जनवरी होगा, स्टार्टिंग मंथ 1 जनवरी। ठीक है, 12 मंथ्स का आप ईयर एंड एज्यूम करें। ठीक है, तो फर्स्ट यानी एक साल का एनुअल डेप्रिसिएशन के वाले से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है मेरा ईयर एंड। तो 1 जनवरी को स्टार्टिंग डे होगा मेरे बिजनेस का। तो ये देखे तभी साल बनता है 31 दिसंबर तक। तो क्या कह रहा है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी मैंने मार्च को खरीदा, मेरे दो पिछले मंथ एसेट नहीं यूज किया, जनवरी फरवरी 2022 को, लेकिन फिर भी इस मॉडल के मुताबिक, फुल ईयर डेप्रिसिएशन के मुताबिक, कि आपको परचेज ईयर में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगा दें। ठीक है, तो परचेज ईयर मेरा 2022 है, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगा दो। मैं कहता हूँ 20% स्ट्रेट लाइन है, 20% स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। तो ईयर वन की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के। ठीक है, तो ईयर टू की कितनी आएगी, 10 के। तो ईयर थ्री की मुझे बताएं, स्ट्रेट लाइन मेथड है SL। ठीक है, तो ईयर थ्री की कितनी आएगी मुझे बताएं। ठीक है, ईयर थ्री में एसेट सेल हुआ है, तो इस मेथड के मुताबिक नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। हालांकि मैंने एक मंथ यूज किया है, लेकिन नहीं डेप्रिसिएशन कोई भी होगी। तो ईयर थ्री में जीरो होगी। अब देखो तो डेप्रिसिएशन, एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, एसेट की नेट बुक वैल्यू कास्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कास्ट माइनस accumulated depreciation, ओरिजिनल कास्ट माइनस accumulated depreciation इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। ओरिजिनल कास्ट क्या है 50 के, और accumulated depreciation क्या है, जमा आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन को accumulated depreciation बोलते हैं। 10 के, 10 के, 20 के इज इक्वल टू -20 के, तो कितना बच गया 30 के। 30 के है नेट बुक वैल्यू, एसेट की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है 30 के। जबकि मैंने कितने में सोल्ड किया 40 के, मुझे अच्छी ऑफर लगी, मैंने सोल्ड कर दिया। अब देखें मुझे प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है। एसेट की नेट बुक वैल्यू आज की जो वैल्यू थी 30,000 थी, मैंने बेच दिया 40,000 का, तो देखें 10 के मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने बहुत आगे का भी बता दिया है, लेकिन ये एक्टिविटी 3 आपने अच्छे तरीके से करनी है, अंडरस्टूड। प्रो रेटा डेप्रीसिएशन, अब दूसरा दूसरा मेथड प्रो रेटा डेप्रीसिएशन। ठीक है, प्रो रेटा, रेटा डिवाइड कर दो, अपोर्शन कर दो भाई, आप मंथली अपोर्शन करो। कोई आपको जरूरत नहीं है जिस ईयर परचेज किया उसको फुल चार्ज करो, जिस ईयर में सेल किया उसको ना चार्ज करो। प्रो रेटा में मंथ टू मंथ करते हो। मार्च में आपने लिया ना, मार्च का महीना डालो और अगले महीने डालो, 10 मंथ। ठीक है, अब 50,000 2022 की मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% था, तो अलग आएगी प्रो रेटा के मुताबिक फुल ईयर्स की डेप्रिसिएशन। क्योंकि प्रो रेटा में क्या होता है, आप मंथली अपोर्शन करते हो ईयर को, आपकी ईयरली बनती है 10 के। अब मंथली अपोर्शन कैसे होगा ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत आसान है। 10 के डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये मंथ हो गए, 12 मंथ की 10 के आती है। तो आपको कितने मंथ चाहिए, मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ, तो ये कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो 10/12, यार एक मिनट देख लेते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये 8,333 आएगी। ठीक है, इस ईयर की कितनी आई 8,033, यानी 10 मंथ की डेप्रिसिएशन 8,033 आती है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईयर की 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 10 के। तो ये पूरा मंथ ही हमने यूज किया है 2023 का पूरा ईयर ही, तो ये 10 के है। ठीक है, 10,000।
अब जो है नेक्स्ट हमने जो है ना एक मंथ की निकालनी है, क्योंकि हमने सिर्फ जनवरी में यूज किया, सेल हो गया जनवरी के एंड पे समझ लें। तो जनवरी के मंथ वो हमने कैसे, 10K आती है, 10K डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू ये यानी 7,000 या 8,000 कुछ आएगी, ठीक है, 7,000 समथिंग, सॉरी 700 समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो ये 3 डेप्रिसिएशन आपके पास हो जाएंगी उस हिसाब से, हर मंथ की बेस पे प्रो रेटा डेप्रिसिएशन, समझ आई ना, मंथली बेसिस पे। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये कॉन्ट्रा एसेट होती है। कॉन्ट्रा एसेट से मुराद ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से एसेट को लेस करती है, एसेट को रिड्यूस करवाती है, ठीक है। आपके एसेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 50,000 थी ना, नेक्स्ट ईयर में आप कितनी लगाओगे, नेक्स्ट ईयर में आप इसको लगाते हो नेट बुक वैल्यू। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हो, नेट बुक वैल्यू पे। 10K डेप्रिसिएशन है तो आप रिकॉग्नाइज करोगे 40K पे अपने एसेट को। अब मैं कहता हूँ ईयर 2 पे आप कितना अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे, भाई साहब आप कास्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट बुक वैल्यू आ जाती है। ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन थी 10K, कास्ट थी 50K, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10K 20K इज इक्वल टू 30K हो जाएगी आपके एसेट की वैल्यू सेकंड ईयर के एंड पे। क्लियर है। तो ये इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। ये तो एक्सपेंस हो गई डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये एसेट एसेट डेबिट होता है, तो ये कॉन्ट्रा एसेट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट में से माइनस होती रहती है हर साल, एसेट में से माइनस होती रहती है हर साल, अंडरस्टूड। तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, कैरिंग वैल्यू भी मैं आपको एडवांस में बता चुका हूँ, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, बस आपका यही काम है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से किए हैं, ये लेजर्स अकाउंट्स बने हुए हैं जिनको आपसे की अच्छे से पहचान होनी चाहिए। मोटर कार अकाउंट एसेट अकाउंट है, तो देखो डेबिट है, डेबिट है किस वजह से, क्योंकि कैश हमने खरीदी, कैश पे हमने खरीदी, कैश एट बैंक, डेबिट है यानी कैश जा रही है, किस वजह से, मोटर कार अकाउंट की वजह से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है किसकी वजह से, यानी डेप्रिसिएशन ईयर 1 की वजह से, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट है, क्योंकि डबल एंट्री इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है डेप्रिसिएशन ईयर 1 की वजह से, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन की वजह से, ठीक है। तो बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन ईयर 2 में भी 3,000 होगा, यानी बैलेंस कर रही हुई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो रहा है अब ये। तो ये ईयर 2 में भी वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनेगा 5 सालों का, तो ये हर साल तीन तीन प्लस हो गए, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो 5 सालों में 15,000 हो गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी हर साल उसमें प्लस होता रहता है, प्लस होता रहता है, जितने साल गुजरते रहते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हर साल की, ठीक है, क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन एंड एसेट रजिस्टर, एसेट रजिस्टर आपने पढ़ा हुआ है पीछे, आपको बहुत डिटेल से बताया, ठीक है, सब एसेट्स का रिकॉर्ड होता है, कौन सा एसेट किस जगह पे है, एसेट के स्पेसिफिक नंबर क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का भी आपको पता है। अब ये क्या है मतलब, यानी जो भी डेप्रिसिएशन हो उस एसेट के रजिस्टर में भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एसेट के रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि एसेट की वैल्यू क्या बनती है, कितनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके रिलेटेड है, देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी ये अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, आराम सुकून से करना, कोई भी नई चीज़ नहीं होगी मेरे बताए हुए से बगैर। अच्छा चलो यार, ये मैं थोड़ा सा आपको
रीड भी करवा देता हूँ। एसेट रजिस्टर रिकॉर्ड्स द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ईच एसेट फॉर द ईयर, अभी आपको बताया। दिस विल देन बी एडेड टू द accumulated depreciation brought forward to give the year end balance of accumulated depreciation। ठीक है, तो ये फिर ज़ाहिर है नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन में प्लस करवा के accumulated depreciation को जनरेट करवाता रहता है। दिस इज देन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट टू गिव ईयर एंड कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कैरिंग वैल्यू देता है फिर। तो एसेट रजिस्टर देखो तो कॉस्ट, रेजिड्यूल वैल्यू, और ये क्या है, डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो देखो तो ये एक एसेट है IBM कंप्यूटर, ये मिक्सिंग मशीन दूसरा एसेट है, वोल्वो कार तीसरा एसेट है, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी नील वैल्यू है। अब डेट ऑफ डिस्पोजल वगैरह तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ही बताया गया है इन्हें, कैरिंग वैल्यू भी अभी नहीं कुछ किया है इन्हें। ठीक है, डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन, डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन से क्या मुराद है, यानी पहले से उसकी जो डेप्रिसिएशन हुई हुई है, पहले से इसकी डेप्रिसिएशन, ये एसेट इतना डेप्रिशिएट हुआ हुआ है। अंडरस्टूड, ये एसेट इतना इतना डेप्रिसिएट हुआ हुआ है। इसकी नेट बुक वैल्यू में आपको कहूँ कि IBM कंप्यूटर की नेट बुक वैल्यू क्या है, सीधा सीधा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500 में से 6 से निकालो तो 900, इसकी क्या आएगी नेट बुक वैल्यू, इसकी नेट बुक वैल्यू क्या आएगी 4000 माइनस 800, कितनी है 4000 माइनस 800, 3200। इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, इसकी नेट बुक वैल्यू 15,000 ही आएगी, क्योंकि इसकी अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई है। समझ आई। तो फिर पर ये डेप्रिसिएशन जब आप निकालोगे, IBM कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन आप निकालने लगे हो, देखो तो 1500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स 300 निकली है। तो अब आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, पहले 600 थी प्लस 300 किया तो 900 हो जाएगी। अंडरस्टूड, ये देखो तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900 हो गई है। ठीक है, पीछे में डालते हैं जो 600 थी पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखो 300, इसकी मजीद क्या है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, नेक्स्ट ईयर में जो कैरी डाउन जाएगी ना ये 900 हो जाएगी। ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900। अंडरस्टूड, क्लियर, वो सारे पॉइंट जो आपको बताए वो ही हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन द फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखो तो मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट के नीचे ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स का ऐसे आता है। ठीक है, तो कास्ट होती है, ये नेट बुक वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं हमेशा। ठीक है, ये वर्किंग होती है समझ लो, तो ये हमेशा इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं, कैरिंग वैल्यू पे। ठीक है, मैंने आपको बताया है फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट किस वैल्यू पे जाता है, कैरिंग वैल्यू पे, भूलना नहीं है ये। आपसे ये बहुत बार पूछा जाएगा MCQs वगैरह में, तो कैरिंग वैल्यू पे जाता है। कैरिंग वैल्यू आपको पता है, फार्मूला में कई बार बता चुका हूँ, कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, रोंग नहीं करना है भाई। प्रॉफिट और लॉस में क्या जाता है, डेप्रिसिएशन जाती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ये देखो तो यहाँ पे है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जाती है। चेंजेस इन डेप्रिसिएशन भी हो सकती हैं, कैसे, हमने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट होता है। मैं कहता हूँ यूजफुल लाइफ में चेंज कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मेरे लैपटॉप की जो है, मैं इसको यूज़ करने का इरादा है 1.5 ईयर्स, तो मेरे लैपटॉप की क्या लाइफ हुई 1.5 ईयर्स। लेकिन भाई मेरा 1 साल गुजर गया, अब मैं कहता हूँ यार लैपटॉप अच्छा है, 1 साल और निकाल देगा, तो मेरे लैपटॉप की यूज़फुल लाइफ 2 साल, मैं कहता हूँ 2 साल और निकाल ले, मेरे लैपटॉप की यूज़फुल लाइफ कितनी हो गई 3 ईयर्स। देखो भाई पहले कितनी थी 1.5 ईयर्स, अब कितनी हो गई 3 ईयर्स। दोनों बेसिस में मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, डिफरेंट होगी कि नहीं। 1.5 ईयर पे आप करेंगे डिफरेंट डेप्रिसिएशन आएगी, 3 ईयर्स पे आप करेंगे डिफरेंट डेप्रिसिएशन आएगी। अंडरस्टूड, ऐसे लाइफ चेंज हो सकती है, बहुत वैल्यू में भी चेंज हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ मेरे एसेट की वैल्यू 40,000 है। ठीक है, जब मैं मार्केट वैल्यू पे, मैं अपना ओरिजिनल कास्ट मॉडल से, हिस्टोरिक कास्ट मॉडल से अगर मैं मार्केट वैल्यू पे आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार अब मैं एसेट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करता हूँ,
तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे 40,000 इसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, तो इसकी नेट बुक वैल्यू समझ लें 30,000 हो गई थी। 10,000 यानी डेप्रिसिएशन में चला गया था। ठीक है, तो 30,000 थी नेट बुक वैल्यू। अब मैंने मार्केट वैल्यू देखी तो भाई साहब इसकी वैल्यू थी 50,000। तो फिर देखें अभी नेट बुक वैल्यू पे कितना बच रहा है, 30,000। और यूजफुल लाइफ में कहता हूँ इसकी है 3 साल रहती है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पे ये एसेट की वैल्यू कितनी है, 50,000। तो देखो भाई 3 ईयर तो डेप्रिसिएशन दोनों में डिफरेंट आएगी, इसमें 10 आएगी तो इसमें 16,700 समथिंग आएगी। ठीक है, तो ये देखो चेंज, ये वैल्यू वैल्यू चेंज हो जाए तब भी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है, ये यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए तब भी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है। क्लियर? ठीक है, रीड कर लीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को आप डिस्पोज करते हैं। एट एनी टाइम इन एसेट्स यूजफुल लाइफ द एसेट में बी डिस्पोज्ड और सोल्ड। क्यों क्यों किया जाता है भाई? आपकी यूजफुल लाइफ पूरी हो जाएगी, आपका एसेट सब वैसा एफिशिएंट नहीं रहा प्रोडक्शन में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट इन जनरल लेजर, तो क्या क्या 4 एलिमेंट्स टू बी डिस्पोजल ऑफ नॉन, द कॉस्ट ऑफ एसेट इन द जनरल लेजर नॉन करंट एसेट शुड बी रिमूव्ड। जब भी आप डिस्पोज करें तो अपने एसेट्स में से, मिसाल के तौर पर ये ऊपर लिखा हुआ है ना एसेट की कैटेगरी में कि प्लांट एंड मशीनरी 78,000 की आप सोल्ड कर दिया, आपने बेच दी, तो यहां से भी ये वैल्यू खत्म कर दें। अब नेक्स्ट यहाँ पे नहीं लगाना है 78,000, क्योंकि आपके पास वो एसेट रहा ही नहीं, तो वैल्यू किधर लगाओगे? दूसरा, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इन द जनरल लेजर, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी रिमूव्ड। तो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले लेजर में से भी, यानी वो जो आप रिकॉर्ड करते हैं, वो भी आपने एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी इस एसेट की एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव कर देनी है। अंडरस्टूड? थर्ड, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव दैट इज सोल्ड शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होती है कि आपने एसेट सोल्ड कर दिया, तो ये सेल आपकी ऊपर वाली सेल में रिकॉर्ड नहीं होती है। सेल CGS, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है, ये सेल अदर इनकम में रिकॉर्ड होती है। जब बिलो आते हैं तो अदर इनकम में रिकॉर्ड आती है। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे जो स्केच बना हुआ होता है उधर आती है अदर इनकम फ्रॉम द selling of non-current asset. Resulting profit or loss from the disposal of the assets need to be taken to the statement of profit or loss. तो वो statement of profit or loss में जाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है इसका नॉन करंट एसेट का। बिटवीन द कैरिंग वैल्यू, ये ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैरिंग वैल्यू में से प्रोसीड अमाउंट, जैसे ऊपर मैंने कहा था कि मेरे एसेट की नेट बुक वैल्यू 30K है ऊपर लैपटॉप वाले एग्जांपल में, और मेरा बिक रहा था 40K में। सेल प्रोसीड वैल्यू, प्रोसीड वैल्यू ये होती है 40K। ठीक है, तो बिक रहा था मेरा 40K में, तो मैंने 10K प्रॉफिट हो गया। ये देखो डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। ये इसको डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। देखो तो मेरी प्रोसीड ज्यादा है, वैल्यू कम है एसेट की, तो 10K मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरी वैल्यू ज्यादा होती, प्रोसीड मेरा एसेट की वैल्यू 40K होती, बिग 30K का रहा होता, तो फिर मुझे 10K लॉस होता। समझ आई? ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल। देखो तो भाई डिस्पोजल को क्या करना है, डेबिट डिस्पोजल, क्रेडिट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट को खत्म करो, रिमूव कर दो एसेट रजिस्टर में। फिर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करो क्योंकि क्रेडिट नेचर की होती है, डेबिट करो। फिर क्या करो भाई, कैश को डेबिट करो, डिस्पोजल्स को क्रेडिट करो। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना यार, इजी है, अब मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जर्नल ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल आपका रेगुलरली बेसिस पे नहीं आता हो, तो उसके लिए आप जर्नल में इंट्रीज करते हो। ये वो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आप ईयर एंड पे करते हो। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन एट कॉस्ट क्रेडिट, ये ऊपर एग्जांपल है उसकी, यानी बताया हुआ है। फिर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन अकोमुलेटेड डेबिट, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, मशीन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। फिर कैश हमारे पास आ रही है, डिस्पोजल एसेट हमसे जा रहा है। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट यानी जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो आप जो डिफरेंस यानी इन दोनों में आ रहा है ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वो आपने उसके मुताबिक
रिकॉग्नाइज करना है। जाहिर है अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है तो प्रॉफिट क्या होता है, किस नेचर का होता है? ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, लॉस डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट क्रेडिट लॉस डेबिट, तो उस हिसाब से आपने करनी है। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल हो तो ऐसे, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो तो इसका रिवर्स। एक्टिविटी बड़े अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई हुई हो। बेसिक जो मैंने बताया उस पर फोकस करना, आराम से ये एक्टिविटीज होंगी। स्क्रैपिंग, यूजफुल लाइफ मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद जो हम एसेट को स्क्रैप करते हैं। ठीक है, यूजिंग द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ 9.3 इज रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ बिजनेस विद द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल में चले जाना जो 9.3 थी। ठीक है, recorded in the business cost of 10,000 cumulative depreciation but this time is scrapped, nil proceeds। अब जो है किसी भी प्रोसीड पे नहीं स्क्रैप किया गया। ठीक है, किसी भी प्रोसीड पे नहीं, एक तो डिस्पोजल करो, दूसरा मशीन अकाउंट को यानी बिल्कुल क्लियर करो। ठीक है, तो मशीन कास्ट को भी क्लियर, ये सब कुछ क्लियर करके एंड पे देखो तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 7,000 का डेबिट नेचर का। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर आपको बताया है कि एसेट की वैल्यू कितनी है, बड़े अच्छे से समझो यार, कास्ट है उसकी 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 3,000। ठीक हो गया यार, स्टेप से चलोगे तो सबसे बेनिफिट होगा। नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू उसकी क्या आई, कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू उसकी क्या आई, 7,000। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप जो है प्रॉफिट और लॉस निकालो। क्या फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस निकालने का? प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू, सॉरी, ठीक है, सेल प्रोसीड करते हैं, सेल प्रोसीड वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो सेल प्रोसीड कितने की हुई भाई साहब, सेल प्रोसीड 0 की हुई, तो कैरिंग वैल्यू कितनी है, -7,000, 7,000 है कैरिंग वैल्यू। तो आपका आंसर क्या आया, माइनस में 7,000, तो माइनस में आया, इसका मतलब आपको लॉस हुआ। अगर मैं कहता सेल प्रोसीड 15,000 हुई, 15,000 का बिक गया एसेट, कैरिंग वैल्यू कितनी थी, वैल्यू उसकी थी 7,000, तो कितना ये देखो 8,000 आया, प्लस में है तो ये प्रॉफिट है। अंडरस्टूड? अब ये पॉइंट जो है ना आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए दोबारा से रिपीट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं सॉरी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो डिस्पोजल एंड द एसेट रजिस्टर, प्रोसीजर्स नीडेड फॉर एसेट डिस्पोजल, एसेट को डिस्पोज कर रहे हो तो जाहिर है वो डिस्पोजल एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे, तो उस एसेट को एसेट रजिस्टर से रिमूव करोगे। ठीक है, डेट ऑफ द डिस्पोजल, डिस्पोज्ड ऑफ एसेट और सेल प्रोसीड, कितने में सेल हुआ और कितने में वो क्या कहते हैं किस डेट पे हुआ। ठीक है, तो नो लॉन्गर ओन्ड बाय द कंपनी, तो एसेट के बारे में रजिस्टर में मेंशन करना है कि ये अब कंपनी ऑन नहीं करती है। जैसे ये देखो तो इसको हाईलाइट किया हुआ है ना, शायद यही सेल किया हुआ एसेट नंबर 2 3, हाँ ये देखो। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया है, सोल्ड हो गया है। डेट ऑफ डिस्पोजल लिखनी है और ये एक्टिविटी 7 ये आपका काम है। ठीक है, दो चीजें ऊपर जो दो पॉइंट हैं आपने इनको हाईलाइट करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पोजल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कहाँ पे जाती है बता चुका हूँ। प्रॉफिट में भी इंक्लूडेड इन द सन्ड्री इनकम, सन्ड्री जो डेली इनकम्स नहीं होती। ठीक है, ऑल आर एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स लिस्टेड आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने ऊपर पहले ही आपको ये पॉइंट भी बता दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लगता है, ऊपर वाली इनकम में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, लॉस हो तो नेगेटिव एक्सपेंस के तौर पर शो हो जाता है, नहीं तो प्रॉफिट हो तो प्लस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अंडरस्टूड?
डिस्पोजल एंड पार्ट एक्सचेंज, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा था, खराब हो गया था, तो मैंने क्या किया, 10,000 था उसका, वो मुझे कह रहा था 10,000 का दूंगा, ठीक है। तो पार्ट डिस्पोजल समझ ले, मैंने प्रिंटर उससे 15,000 का लिया या 20,000 का लिया, ठीक है। 20,000 का मैंने प्रिंटर लिया उससे, तो वो कहने लगा यार ये 10,000 तुम्हारे लैपटॉप की वैल्यू है, तो ये तुम 10,000 मुझसे ले लो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तुमसे कैश नहीं लेता, ये तुम मेरा लैपटॉप रखो और मैं चलो प्रिंटर के एक्स्ट्रा मैं तुम्हें देता हूँ 10,000, मुझे प्रिंटर दे दो। ये होता है पार्ट एक्सचेंज, डिस्पोजल्स एंड पार्ट एक्सचेंज, समझ आई। Part exchange value is the difference between the list price of new asset and the cash paid for the new asset, ठीक है। तो मैंने कैश पेड एसेट, न्यू एसेट की वैल्यू कितनी है देखें, तो ये मैं प्रिंटर कह रहा हूँ तो 20,000 का है, ठीक है। तो मैंने कैश कितनी दी, कैश मैंने दी 10,000 उसको, तो पार्ट डिस्पोजल वैल्यू क्या आ गई, पार्ट डिस्पोजल एक्सचेंज वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, 10,000 आ गई, यानी वो एसेट मैंने जो एक्सचेंज किया 10,000 में किया। अंडरस्टूड, ठीक है। डेबिट न्यू नॉन करंट एसेट्स, क्रेडिट डिस्पोजल और डेबिट न्यू नॉन करंट एसेट और क्रेडिट कैश एट बैंक। एक बार मैंने डिस्पोजल के बदले यानी नए एसेट की कास्ट पे की, और एक बार यानी कैश के बदले में, अंडरस्टूड। तो ये ऐसे लिखोगे, एक ही एंट्री में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे ये ऊपर वाली अमाउंट आप लिख सकते हो, 20,000 का न्यू एसेट खरीदा, 10,000 डिस्पोजल की वैल्यू और 10,000 मैंने कैश दी। क्लियर। तो ये एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से करना है यार, ये अब मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इससे ऊपर डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। होप करता हूँ आपने भी ये पिक किया हुआ होगा यार, ये आप कर लेते हो ना, F3 में भी आपको डेप्रिसिएशन का कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो सब कुछ मैंने बताया है ये 100% है डेप्रिसिएशन का, यहाँ तक ठीक हो गया। तो अच्छे से करना है यार। ओके, अल्लाह हाफिज। तो ये एक्टिविटीज सब कुछ बड़े अच्छे से आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।